हेलो, नमस्कार। इस वीडियो में हम जनवरी प्रतियोगिता दर्पण की जो हिंदी मासिक आती है उसके स्मरणीय तथ्य को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। स्मरणीय तथ्य जितने भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और खेल घटनाक्रम और सैन्य घटनाक्रम से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं उसको शॉर्टकट एक क्विक रिवीजन करने का एक बहुत ही बढ़िया उपाय होता है, एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है इस फैक्ट में कि अगर आप पूरा मैगजीन को नहीं भी पढ़ते हैं और स्मरणीय तथ्यों को केवल देख लेते हैं तो लगभग आपको 60 to 70% चीज़ें कवर हो जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि भारत के केरल राज्य के पलक्कड़ जिले के किस वकील को 11 सितंबर 2023 तक जीवित रहते हुए सर्वाधिक समय तक वकालत करते रहने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया है? तो ये है पी बालसुब्रमण्यम मेनन है। पी बालसुब्रमण्यम मेनन है। उसके बाद बात करते हैं, इसी में थोड़ा सा देख लेते हैं कितने वर्ष के हैं भाई ये। तो इस 97 वर्षीय पी बालसुब्रमण्यम मेनन को जीवित रहते हुए 73 वर्ष 60 दिन तक वकालत करते रहने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनको सम्मिलित किया गया है। भारतीय वायुसेना की ईस्टर्न एयर कमांड ने 30 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 तक किस नाम से वार्षिक युद्ध अभ्यास किया है? तो भारतीय वायुसेना के ईस्टर्न जो एयर कमांड है यानी EAC है, 30 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 तक किस नाम से वार्षिक युद्ध अभ्यास किया है? तो पूर्वी आकाश। नाम क्या है? पूर्वी आकाश है। युद्ध अभ्यास का जो नाम दिया गया पूर्वी आकाश नाम दिया गया। इस अभ्यास में भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड ने भी भाग लिया है। भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड ने भी भाग लिया तथा दोनों ने मिलकर पूर्वी क्षेत्र के चुनौतीपूर्ण इलाकों में अभ्यास किया है। 3 नंबर है, भारत ने 7 नवंबर 2023 को उड़ीसा के अब्दुल कलाम आइलैंड से DRDO द्वारा विकसित किस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल SBRM का सफल परीक्षण किया है? तो SBRM जो शॉर्ट मिसाइल है वो प्रलय है। ठीक है, क्या है? प्रलय एक मिसाइल है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित सतह से सतह पर प्रहार करने वाली प्रलय मिसाइल का यह तीसरा परीक्षण है। इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर है। ठीक है, ये जो प्रलय है, सबसे पहली बात ध्यान देने वाली जो बात है, यह सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है। भारतीय मूल के किस ब्रिटिश लेखिका को ग्लोबल कल्चर अंडरस्टैंडिंग के लिए उनकी पुस्तक कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए 11वां ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 1 नवंबर 2023 को देने की घोषणा की गई है? तो नंदिनी दास है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नाम नंदिनी दास है। ये नंदिनी दास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में अर्ली मॉडर्न लिटरेचर की प्रोफेसर है। उन्होंने कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद इंग्लैंड में पढ़ाई की और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से डॉक्टरेट प्राप्त की है। यूनेस्को ने वर्ल्ड सिटीज डे 31 अक्टूबर 2023 को जारी 55 देशों की नई क्रिएटिव सिटीज में भारत के किन शहरों को क्रमशः सिटी ऑफ लिटरेचर तथा सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया है? यानी साहित्य का शहर और संगीत का शहर किससे घोषित किया है? 31 कब घोषित किया है? ये पहली बात तो 31 अक्टूबर को, और 31 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड सिटीज डे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कोझिकोड जो केरल है, ठीक है, इसको साहित्य का शहर, और जो मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर है, उसको संगीत का शहर घोषित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने इसकी घोषणा अपने आधिकारिक वेबसाइट पर कोझिकोड, जो पहले कालीकट के नाम से जाना जाता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोझिकोड का पुराना नाम क्या है? जो कोझिकोडे है उसका पुराना नाम पहले कालीकट था। 500 से अधिक पब्लिक लाइब्रेरी है इसमें, 500 से अधिक क्या है? पब्लिक लाइब्रेरी है। इसीलिए इसे लिटरेचर सिटी का दर्जा दिया गया है। ठीक है। ग्वालियर संगीतज्ञ बैजू बावरा, ठीक है, ग्वालियर संगीतज्ञ बैजू बावरा तानसेन और ग्वालियर घराने के लिए प्रसिद्ध है। भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी की मूर्ति का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में 1 नवंबर 2023 को किया गया है? तो वो सचिन तेंदुलकर की मूर्ति है। किस स्टेडियम है? वानखेड़े स्टेडियम। कहाँ है? तो मुंबई में है। कब
किया गया? तो 1 नवंबर को किया गया। ठीक है, किसकी मूर्ति है? तो सचिन तेंदुलकर की है। आगे बढ़ते हैं। सचिन की तांबे की मूर्ति किस चीज़ की बनी हुई है? ये मूर्ति तो तांबे की है। पूछ लेता है प्रश्न ऐसे घुमा फिरा के। शिल्पकार हैं प्रमोद काम्बले। शिल्पकार किन्होंने बनाई है? तो प्रमोद काम्बले हैं, जिसका अनावरण उनके जीवन के 50वें वर्ष में किया गया है। भारत रत्न से सम्मानित सचिन के नाम अनेक रिकॉर्ड हैं। भारत के किस राज्य ने ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 नवंबर 2023 में प्राप्त किया है? भारत के किस राज्य ने ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो वह केरल राज्य ने प्राप्त किया है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पार्टनरशिप और इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म यानी ICRT द्वारा प्रारंभ किए गए बेस्ट फॉर लोकल सोर्सिंग क्राफ्ट एंड फूड कैटेगरी में केरल को यह अवार्ड मिला है। 6 नवंबर 2023 को किस प्रशासनिक अधिकारी को भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC पद की शपथ राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने दिलवाई है? तो हीरा लाल सामरिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 6 नवंबर 2023 को किस प्रशासनिक अधिकारी को भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC को शपथ राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई है? तो हीरा लाल सामरिया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के हीरा लाल सामरिया दलित वर्ग से पहले मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। यह पद YK सिन्हा के 3 अक्टूबर 2023 को रिटायर होने के बाद से रिक्त था। इसके पहले के कौन थे मुख्य सूचना आयुक्त? तो YK सिन्हा थे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और इस बार के कौन है मुख्य सूचना आयुक्त? तो हीरालाल सामरिया है। ठीक है, हीरालाल सामरिया है। रेलवे के किस अधिकारी को 2 नवंबर 2023 को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी SAI का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर संचित त्यागी है। कौन है? तो डॉक्टर संचित त्यागी है। इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस के अधिकारी संचित त्यागी को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निदेशक नियुक्त किया गया है। संचित 2021 से नेशनल बुक ट्रस्ट में एक निदेशक पद पर कार्यरत थे। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के संयुक्त सैन्य अभ्यास किस नाम से 13 से 25 नवंबर 2023 को संपन्न हुआ? ठीक है, तो त्रिशक्ति प्रहार। देखिए ना, इसमें तीनों शक्ति तो मिल ही गया है। कौन कौन तीनों शक्ति? भारतीय सेना है, वायुसेना है और नौसेना है। और कौन है? नौसेना है, यानी वायुसेना, थल सेना, जल सेना और वायुसेना तीनों सेना है। तो इसको नाम दिया गया है त्रिशक्ति प्रहार। संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान में कहाँ? तो राजस्थान में पाकिस्तान के सीमा के पास जैसलमेर में हुआ, जिसमें लगभग 25,000 सैनिकों ने भाग लिया। 11 नंबर प्रश्न है कि अमेरिका में न्यूयॉर्क में 20 नवंबर 2023 को आयोजित एमी इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड समारोह में भारत की किस महिला को फिल्म एवं टेलीविज़न श्रृंखला निर्माता को डायरेक्टोरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो है एकता कपूर। ध्यान रखिएगा इस बात को। वो कौन है? एकता कपूर है। एकता कपूर एमी अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला निर्माता है। वीर दास को इंटरनेशनल एमी अवार्ड फॉर कॉमेडी उनके नेटफ्लिक्स कॉमेडी स्पेशल शो को मिला है। किस राज्य में 21 नवंबर 2023 को सरकारी सेवाओं और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में 75% आरक्षण लागू किया है? 75% आरक्षण लागू किया तो वो बिहार है। कौन है? किस राज्य ने 21 नवंबर 2023 से सरकारी सेवाओं और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में 75% आरक्षण लागू किया है? तो वो बिहार राज्य है। बिहार में की गई जातिगत जनगणना के आंकड़ा के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 50 से 65% कर दी गई है। कितना? 50 से 65% कर दी गई है। पहले से जारी कुल 60% से बढ़कर अब 75% आरक्षण किया गया है। पहले 60% था, अब 75% हो गया है, जिसमें 10%
आरक्षण आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए है। 10% जो आरक्षण है आर्थिक वर्ग से जो कम के लोग हैं उनके लिए है। किन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हॉल ऑफ फेम में नवंबर 2023 को शामिल किया गया है? 93वां प्रश्न है, किन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में नवंबर 2023 में शामिल किया गया है? तो वीरेंद्र सहवाग और डायना एदुल्जी है। वीरेंद्र सहवाग और डायना एदुल्जी है। इनको क्या किया गया है कि भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। वीरेंद्र सहवाग और डायना एदुल्जी को। डायना एदुल्जी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डायना एदुल्जी है हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी है। वीरेंद्र सहवाग के साथ श्रीलंका के अरविंद डी सिल्वा को भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है, उसके बाद है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 21 नवंबर को किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? तो वे हैं सौरव गांगुली जी। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे सौरव गांगुली को पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इन्होंने शाहरुख खान का स्थान लिया है। इसके पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? पश्चिम बंगाल के इसके पहले ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान थे और इस बार सौरव गांगुली बने हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर को देखते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा किस राष्ट्र की क्रिकेट सदस्यता 10 नवंबर 2023 को निलंबित कर दी गई? तो वो श्रीलंका की। ठीक, आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में श्रीलंका की सरकार के द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के कारण, किसके कारण? तो सरकार की हस्तक्षेप किए जाने के कारण उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। इसके कारण श्रीलंका की टीम किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में फिलहाल भाग नहीं ले सकेगी। G7 देशों कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, यूके, अमेरिका के विदेश मंत्रियों और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि की 7 से 8 नवंबर 2023 को मीटिंग कहाँ संपन्न हुई है? तो टोक्यो और जापान में संपन्न हुई है। कहाँ संपन्न हुई है? टोक्यो और जापान में संपन्न हुई है। G7 देशों के 49वां सम्मेलन मई 2023 में संपन्न हुआ था। इसकी आगामी सम्मेलन जून 2024 में इटली में प्रस्तावित है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगला सम्मेलन कहाँ है? तो इटली में प्रस्तावित है जून 2024 में। ठीक है, जून 2024 में इटली में प्रस्तावित है। ठीक है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य बांग्लादेश के बीच किस पहली रेल लिंक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर 2023 को किया है? तो अखौरा। ठीक है, अखौरा बांग्लादेश के अगरतला, त्रिपुरा और भारत को जोड़ते हुए निकलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत की सहायता से निर्मित परियोजना अखौरा अगरतला रेलवे लिंक, खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन और बांग्लादेश में रामपाल से मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 2 का उद्घाटन किया। ठीक है, फल्गुनी शाह एवं गौरव शाह द्वारा गाया का कौन सा गाना 2024 के ग्रैमी अवार्ड से नामित किया गया है? तो एबंडेंस इन मिलेट्स का जो सॉन्ग है उसको ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज़ भी इस गाने में सम्मिलित है तथा यह बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए नामित किया गया है। कौन है? फल्गुनी शाह और गौरव शाह द्वारा गाया गया। ठीक है, किसके द्वारा गाया गया है? फल्गुनी शाह और गौरव शाह द्वारा, और इसमें नरेंद्र मोदी की भी कुछ आवाज़ लिया गया है और इसका नाम क्या है? तो एबंडेंस इन मिलेट्स। किस पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री को वर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने 13 नवंबर 2023 को नया विदेश मंत्री नियुक्त किया है? तो डेविड कैमरून है। ठीक है, डेविड कैमरून है। डेविड कैमरून 2010 से 16 में ब्रिटेन के क्या थे? प्रधानमंत्री रहे थे। विदेश मंत्री जेम्स ब्रेबरमैन की जगह कैमरून ने पद संभाला है। जेम्स ब्रेबरमैन की जगह पर कैमरून ने पद संभाला है। ब्रेबरमैन को गृह मंत्री बनाया गया है। श्रीलंका के किस क्रिकेट बल्लेबाज ने 6 नवंबर 2023 को बांग्लादेश के विरुद्ध हुए मैच में अंपायरों द्वारा टाइम आउट
किया गया, जिससे इस प्रकार आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं तो एंजिलो मैथ्यूज है। कौन है? तो एंजिलो मैथ्यूज है। आईसीसी के नियम 40.1 टाइम आउट नियम के अनुसार किसी खिलाड़ी के आउट होने के बाद दूसरे खिलाड़ी को अगले 2 मिनट में क्रीज पर पहुंचना होता है। 2 मिनट में ही पहुंचना होता है। यदि नया बल्लेबाज ऐसा करने में असफल रहा तो उसे टाइम आउट कर दिया जाता है। किस टेनिस खिलाड़ी ने वर्ष 2023 के अंत में रिकॉर्ड 8वीं बार एटीपी नंबर 1 रैंक प्राप्त किया है? तो नोवाक जोकोविच है। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 13 नवंबर 2023 को इटली के ट्यूरिन एटीपी टूर फाइनल में विजय प्राप्त कर बरसात के नंबर 1 खिलाड़ी का खिताब जीता है। 1 नंबर के खिलाड़ी के खिताब जीते हैं। जोकोविच ने रिकॉर्ड 24 एकल ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। एक्चुअली ये बहुत ही छोटा लेटर है, इसको इसलिए थोड़ा सा पढ़ने में परेशानी हो रहा है। चलिए अगला है कि इंडोनेशिया की किस पुलिस अधिकारी को 2023 को संयुक्त राष्ट्र वुमन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड 16 नवंबर 2023 को प्रदान किया गया है? इंडोनेशिया के किस पुलिस अधिकारी को 2023 का संयुक्त राष्ट्र वुमन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड 16 नवंबर 2023 को प्रदान किया गया है? तो रेनिटा रिस्मयंती है। कौन है? रेनिटा रिस्मयंती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं तुर्की से भारत जा रहे किस कार्गो शिप को यमन के हूती विद्रोहियों ने 16 नवंबर 2023 को लाल सागर में बंधक बनाया? तो गैलेक्सी लीडर था। ठीक है, कौन था? तो गैलेक्सी लीडर था। हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने एक इजरायली जहाज का बंधक बनाया है। जहाज एक ब्रिटिश कंपनी के तहत पंजीकृत है, जिसे एक जापानी कंपनी चलाती है। एक समाचार के अनुसार इसका आंशिक स्वामित्व इजराइल के अब्राहम उंगर के पास था, जिसने जापानी कंपनी को लीज पर दिया है। और एल सल्वाडोर में 18 नवंबर को आयोजित 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 में कौन मिस यूनिवर्स चयनित किया गया? तो ये हैं सेनियस पेलेसियोस हैं। और ये कहाँ किया गया आयोजन इसका? तो एल सल्वाडोर में। ठीक है, कौन सा आयोजन है? तो 72वां ये मिस यूनिवर्स आयोजन है। कहाँ? तो एल सल्वाडोर में। और इस 2023 की मिस यूनिवर्स कौन है? तो सेनियस पेलेसियोस। ठीक है। निकारागुआ की किस देश की है? तो निकारागुआ की सेनियस पेलेसियोस मिस यूनिवर्स, थाईलैंड की एंटोनी पोर्सिल्ड और ऑस्ट्रेलिया की मोराया विल्सन क्रमशः प्रथम द्वितीय रनर अप चुनी गई है। ठीक है। किस राष्ट्र के मालवाहक जहाज यानी कार्गो शिप जो है 19 नवंबर 2023 को काले सागर में डूब गया? ठीक है, किस राष्ट्र का मालवाहक जहाज कार्गो शिप 19 नवंबर 2023 को काले सागर में डूब गया? तो वह तुर्की की है। ठीक है, तुर्की की मालवाहक जहाज काफका मेटलर खराब मौसम के कारण इस्तांबुल से 200 किलोमीटर दूर इरेगली टाउन के तट पर बाहरी समुद्र में डूब गया। जहाज पर 12 क्रू मेंबर सवाल थे। अब आप पूछिएगा कि इस टाइप के प्रश्न आते हैं क्या? आते हैं जी। ठीक है, इसके पहले जो 69वीं बीपीएससी हुआ था उसमें इस टाइप के प्रश्न देखे गए थे। वो टाइटैनिक जहाज़ को लेकर था और एक नया टाइटैनिक जहाज़ के जो मलबा देखने गया था वो भी डूब गया था ना, इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, एकदम क्लियरली याद नहीं आ रहा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो एरोप्लेन दुर्घटना होता है या शिप वाला जो समस्या खड़ी होती है, दुर्घटना होता है, उससे संबंधित कोई अभियान किया जाता है, उससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, तो तुर्की के मालवाहक जहाज काफका मेटलर खराब मौसम के कारण ये डूब गया। चलिए, अमेरिका की टाइम मैगजीन द्वारा पहली बार पर्यावरण के लिए यथार्थ में काम करने वाले प्रभावशाली लोगों की सूची 16 नवंबर 2023 को जारी की है, जिसमें किस भारतीय मूल के विश्व बैंक के अध्यक्ष को सम्मिलित किया गया है? तो अजय बांगा को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अजय बांगा को सम्मिलित किया गया है। भारत या भारतीय मूल के अन्य व्यक्तियों में ओला इलेक्ट्रिक के भाविश अग्रवाल, राजीव जे शाह रॉकफेलर फाउंडेशन के हैं, गीता अय्यर
बोस्टन कॉमन एसेट मैनेजमेंट के हैं। जिगर शाह यूएस ऊर्जा विभाग के हैं। मनोज सिन्हा हस्क पावर सिस्टम्स। सीमा बाधवा कैसर परमानेंट और अमित कुमार सिन्हा महिंद्रा लाइफ स्पेसेस सम्मिलित हैं। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बीबीसी द्वारा 21 नवंबर 2023 को प्रकाशित विश्व की 100 प्रतिभाशाली, प्रभावशाली और प्रेरक महिलाओं की सूची में किन भारतीय महिलाओं को सम्मिलित किया गया है? तो दिया मिर्जा, हरमनप्रीत कौर, आरती कुमारी राव को शामिल किया गया है। ठीक है। फिल्म अभिनेत्री एवं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना राजदूत मिर्जा, भारत की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, 28वीं यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस आयोजन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक कहाँ आयोजन किया गया था? इसका आयोजन दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात में किया गया है। यूनाइटेड अरब अमीरात में किया गया है, दुबई में किया गया है। COP28 का आयोजन। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP28 द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का आयोजन नवंबर दिसंबर 2023 में एक्सपो सिटी दुबई में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो दुबई में किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक भारत में आयोजित ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप में किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द टूर्नामेंट या सीरीज घोषित किया गया है? तो वे विराट कोहली है। ठीक है। विराट कोहली ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 765 रन बनाए हैं। भारत के मोहम्मद शमी ने सर्वाधिक 24 विकेट लिए हैं और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फाइनल मैच में हराकर विश्व कप जीती है। किसने विश्व कप जीती है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। किसको हराई है? तो भारत को हराकर फाइनल मैच जीत लिया है। ठीक है। इसी के साथ ये जनवरी महीना का जो प्रतियोगिता दर्पण का मासिक हिंदी पत्रिका है वो उसका स्मरणीय तथ्य को समाप्त होता है। ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।